हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार ज़रा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार ज़रा आप लोग कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। सब कुछ ओके है। चलिए सब लोग कनेक्ट हो जाइए, 1-2 मिनट का टाइम लेते हैं, कनेक्ट होने देते हैं सबको, फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, आवाज़ ठीक है भाई? आवाज़ ठीक है? एक बार बताएंगे, आवाज़ ठीक है? ठीक है भाई, एक बार बताएंगे आप लोग सारे बच्चे कि आवाज़ ठीक है या नहीं है। सब कुछ ऑल ओके है? राधे राधे। चलिए तो भाई चैप्टर क्या है बच्चा आपका? ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव पोषण। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि बच्चा आपका चैप्टर जो रहेगा मानव पोषण रहेगा। ओके, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भाई हमारा चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो खाना है वो क्यों खाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा खाना खाना चाहिए हमको, है ना, कि हमको आखिरकार कौन सा खाना खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो 2 दिन आपकी आराम से ये चैप्टर की क्लास चलेगी। आप लोगों के कुछ डाउट भी थे तो वो भी मैं आज के सेशन में, मतलब 2 दिन में, अगले 2 दिन में आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज आपकी मानव न्यूट्रिशन की पहली क्लास रहेगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास बच्चा आपकी रहने वाली है। चलिए, सबसे पहले तो भाई अगर मैं आप लोगों से बात करूं ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो बच्चा आपका खाना खाते हैं, वो खाना किस लिए खाते हैं? खुद को सरवाइव करवाने के लिए, है ना, सिंपल सी बात है। खुद को सरवाइव करवाने के लिए ही हम लोग खाना खाते हैं, जिससे कि ताकि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो सके, हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट बढ़ सके, है ना। बचपन से ही बच्चे को अच्छा खाना इसलिए तो खिलाया जाता है। दूसरा मेन पर्पज होता है, मैम ठीक है हमारी हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ने के बाद में एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती, तो फिर हमें खाना खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ही तो है ना।
ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ही हम लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम सिर्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए खाना नहीं खाते। मेन पर्पस होता है जब तक हम जिंदा हैं हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक हम जिंदा हैं कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अपनी इन्हीं कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए हम लोग खाना खाते हैं। अब आप लोगों को ये बात पता होगी, 6 या 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि हमने सिर्फ अपनी बॉडी का इवोल्यूशन नहीं देखा है, हमने सिर्फ अपनी बॉडी का इवोल्यूशन नहीं देखा है, इसके अलावा भी ठीक है, इसके अलावा हमने खाने का भी अपने आप में एक इवोल्यूशन देखा है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम लोग बिल्कुल बंदर के जैसे दिखते थे तो उस समय हम लोगों ने क्या बच्चा आपका खाना खाना सीखा था, हम प्लांट और फूड्स पर पूरी तरह से आपके निर्भर थे, है ना, घास फूस पत्तियां यही हम लोग खाते थे। फिर उसके बाद में हमने शिकार करना सीखा, शिकार करना सीखा तो हमने मांस को खाना शुरू किया, हमने मांस को खाना शुरू किया। फिर हमने आग का आविष्कार किया, फिर हमने आग का आविष्कार किया, और जब हमने आग का आविष्कार किया तो फिर हमने मांस को या खाने को पकाकर खाना सीखा। और फिर उसके बाद में जो प्रेजेंट में आज की कंडीशन है, यानी जो होमो सैपियंस है, हम ना सिर्फ आपके आज घास फूस पर यानी कि सिर्फ पेड़ पौधों से खाना नहीं प्राप्त करते, मांस मच्छी टिड्ढा सांप कीड़े मकोड़े, आजकल इंसान सब कुछ खा रहा है, क्योंकि हम लोग किसमें काउंट होते हैं, जो डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग है, जो आपका आधुनिक मानव है, उसके प्रजाति या उसके वंशज कौन है, होमो सैपियंस है। कौन है, होमो सैपियंस है। तो हमने सिर्फ अपनी बॉडी के लिए ही आपकी ग्रोथ या इवोल्यूशन या डेवलपमेंट या चेंजेस नहीं देखे हैं, हमने अपने खाने में भी हर एक इरा के अंदर एक नया चेंज किया है ना भाई। आप ये समझो कि आज हमारे पास पिज्जा बर्गर मैगी है, क्या पता 100 साल बाद क्या हो जाए, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी की शेप चेंज हो रही है, हमारे लुक्स चेंज हो रहे हैं, आंख नाक हमारे बदल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले जब हम ऐसे बंदरों जैसे हुआ करते थे तो हमारा जबड़ा बहुत बड़ा था, उस समय अधिकतर 32 दांत ही हुआ करते थे सभी में, लेकिन अभी 28 तक ही हम लोग लिमिटेड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फेस की लगातार शेप चेंज हो रही है और जबड़ा लगातार छोटा होता जा रहा है, जबड़ा लगातार छोटा होता जा रहा है। लास्ट क्लास में आपका एक क्वेश्चन रह गया था कि आपने चूहे को देखा है, चूहा हर समय हर चीज को कुतरता रहता है, कुतर कुतर कर खाने वाले जीवों को हम लोग रोडेंट बोलते हैं, है ना। जो कोई जीव ऐसा है जो खाने को कुतर कुतर कर खाता है ना, जो आपका कुतर कुतर कर खाता है, तो उनको हम बोलते हैं रोडेंट, उनको बच्चा हम लोग आपका रोडेंट बोलते हैं। अब क्या आपने ये सोचा कि जितना ये आपका चूहा ऐसे कट 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 हमेशा करता रहता है, तो क्या ये सारी चीजें खाता है? चूहा सारी चीजें नहीं खाता, वो लकड़ी को भी कुतरेगा, गत्ते को भी कुतरेगा, कपड़े भी आपके कुतर देगा। तो उसका एक रीजन है कि चूहे के अंदर जो आगे वाले 2 दांत होते हैं ना, ये वाले, है ना, ये वाले आगे वाले जो बच्चे आपके 2 दांत होते हैं, इंसीजर जिनको हम बोलते हैं, ये उसकी जिंदगी भर बढ़ते हैं। जैसे हमारे इंसीजर जितने थे उतने बढ़ गए, अब नहीं बढ़ेंगे आपके इंसीजर, लेकिन जो आपका चूहा है, चूहे के अंदर बच्चा जो ये इंसीजर है, ये आपके लाइफ टाइम बढ़ते हैं। इसलिए उन दांतों को घिसने के लिए, वो चूहा हर चीज को ऐसे कट 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 ऐसे 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 करता है, जिससे कि ताकि वो दांत उसके लगातार घिसते रहे, है ना। तो वो खाता नहीं है उतना, हम सोचते हैं कि यार सब चीज खा जाता है, ये सब चीज पचा लेता है, ना वो खा सकता है और ना ही वो बच्चा आपका पचा सकता है ना, ना वो आपका खा सकता है और ना ही वो आपका पचा सकता है। लेकिन वो दांत जो उसके पूरे जीवन भर बढ़ते हैं, उनको घिसने के लिए वो खाता रहता है, क्योंकि अगर वो दांत नहीं घिसेगा तो उसके ऊपर से खाल फाड़ के बाहर निकल जाएंगे, मर जाएगा चूहा आपका, है ना। आपका जो चूहा है बच्चा वो मर जाएगा। राधे राधे आपका चल गया है, और अब आप यहाँ बैठ जाओ चुपचाप, और नहीं तो ये बच्चे बहुत मारेंगे आपको। बैठो शांत, बिल्कुल एकदम शांत होके बैठ के देखते हैं। राधे राधे, है ना, डिस्टर्ब नहीं करते ना, क्लियर। चलिए, एक और क्वेश्चन था जो मेरा पिछली क्लास में रह गया था। मैंने आपको ब्लोटिंग तो मैंने आपको बता दी थी, पेट में गैस क्यों बनती है। देखो, जो हम खाना खाते हैं ना,
उनमें जो अधिकतर खाना होता है वो हमारे पेट में जाकर, बॉडी में जाकर मीथेन गैस बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन की गैस बनेगी और मीथेन गैस बनेगी। ना तो मीथेन गैस में स्मेल होती है, ना ही आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में स्मेल होती है। दोनों में से किसी भी गैस में स्मेल नहीं होती। फिर मैम जब हम फार्ट करते हैं, यानी जब हम गैस पास करते हैं, तो उसमें से स्मेल क्यों आती है ना? ऑब्वियसली भाई, जब हम लोग गैस पास करते हैं तो बहुत सारे लोगों की फार्ट में से बहुत गंदी स्मेल आती है। आप कभी नोटिस करना, जब आपने बाहर का, शादी में कुछ जंक फूड खाया होगा उल्टा सीधा, तब आपके फार्ट में से बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। मूली खाते हैं, मूली के पराठे खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तब बहुत गंदे वाली स्मेल आती है हमारे फार्ट से। लहसुन जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं उनके फार्ट से बहुत गंदी स्मेल आती है। प्याज जो लोग खाते हैं उनके फार्ट से बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। आप नॉर्मल अपने घर में तोरी बना के देखो, ठीक है, तोरी के साथ में रोटी खा लो, उसमें लहसुन प्याज कुछ मत डालो, आपके फार्ट से स्मेल नहीं आएगी, है ना? मतलब बहुत रेयर चांसेस है, वो अलग अलग बॉडी का मैकेनिज्म होता है। तो ये जो फार्ट से स्मेल आती है ना, ये होती है आपके हाइड्रोजन सल्फाइड की, कि हम लोग जो ये लहसुन प्याज इस तरह की चीजें खाते हैं ना, इन सभी में अधिकतर सल्फर होता है, और ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो हमारी बॉडी में है ही, तो ये अंदर जाकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, जो स्मेल का कारण होती है, जो स्मेल का कारण होती है, ठीक है। तो वैसे जो रेगुलर हमारे बॉडी के अंदर खाने में बनता है वो क्या होती है बच्चा? वो होती है आपकी मीथेन गैस। वो कौन सी होती है बच्चा? आपकी मीथेन गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं। अब देखो भाई, ये चैप्टर बहुत जरूरी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब ये बच्चा आपके एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अपने खाने में डेली खाने ही हैं। आप देखना कि आप इनमें से कौन सी चीजें खाते हो कि नहीं खाते हो। नहीं बेटा, ये लॉक लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, खाली है वो, खाली है वो। नो, राधे राधे चल रहा है ना तुम्हारा? ओके मैम, बहुत गंदी स्मेल आना अच्छा है या बुरा? बुरा होता है बहुत गंदी स्मेल आना, और इसका मतलब आपका पेट की कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है। अगर बहुत गंदे वाली, जैसे होता है ना, कुछ लोग फाट करते हैं हमेशा ही बहुत गंदी स्मेल आती है ना, स्कूल में कॉलेज में, अरे यार उसने फाट कर दिया, बड़ी गंदी स्मेल आती है उसके फाट से, तो है ना, बिल्कुल ऐसे होता है, उल्टी जैसा मन हो गया यार, मतलब ऐसा लगता है दम घुट जाएगा हमारा, है ना। तो वो चीजें अच्छी कंडीशन नहीं होती हैं। आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, गट सिस्टम होता है, बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, तो अगर वो अच्छे बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर कम है तो फिर बहुत गंदी स्मेल आती है। चलिए, पहले आप लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना, आप ये चीजें देखिए। आपको डेली अपनी डाइट के अंदर कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाने ही है। क्या बच्चा? आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट खाने ही है। दूसरा, जितना हो सकता है पानी पीजिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो याद रखेंगे पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती, 0 कैलोरी होते हैं, 0 कैलोरी ऊर्जा होती है पानी में, कोई हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलती है। फिर मैम ऐसा क्यों होता है कि हमने पानी पिया और हमें ऐसा लगता है कि ताकत मिल गई, है ना, हम फ्रेश फील करते हैं? उसका रीजन ये होता है, हमारी हर एक सेल के अंदर 80% लगभग पानी है। सो दैट्स वाई कि जब सेल्स के पास पानी पहुंचता है तो उनको अच्छा फील होता है, हाइड्रेटेड फील होता है, क्योंकि वो उनकी बॉडी का एक सिस्टम का, हमारी बॉडी में 80% पानी ही है, तो इसीलिए वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, तो आपको हाइड्रेटेड फील होता है, एनर्जेटिक नहीं। ओके, विटामिन एंड मिनरल्स हमें खाने ही चाहिए, और ये इंडियंस में आज के समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हम सबके अंदर विटामिन और मिनरल, जो हम जाते हैं ना यार, थका थका महसूस हो रहा है, बुखार आ रहा है बार बार, जुकाम बार बार हो रहा है, ना जाने ऐसी कितनी सारी बीमारियां हैं, बाल झड़ रहे हैं, ब्लैक पिगमेंटेशन आ रहा है फेस के ऊपर, बहुत अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि हम लोग लगातार, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर डेवलपिंग कंडीशन में अगर बच्चा आपकी कंट्री होती है ना, वहां के लोग भागते ही रहते हैं, है ना। तो हम लोग भी भाई उसी कंडीशन में है कि हम लोग क्या है, आपके भागते रहते हैं, और हम लोग काम के चक्कर में आपके लगे रहते हैं।
तो ये बहुत ही एक छोटा पार्ट होता है हमारे शरीर का जिस पर हम ध्यान नहीं देते, और ये इतना खतरनाक है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी कर सकता है। प्रोटीन आपको डेली खाना ही है, क्योंकि प्रोटीन ही होता है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। बॉडी बिल्डिंग मतलब मसल्स की रिपेयरमेंट में, वैसे वाली बॉडी बिल्डिंग नहीं जो आप, बेटा ये आपने उस दिन गिरा दिया था ना, ये टूट गया, वैसे वाली बॉडी नहीं जो आप जिम में जाकर बनाते हो। हालांकि जो जिम में जाकर बॉडी बनती है उसमें भी प्रोटीन ही मददगार होता है, लेकिन इसलिए प्रोटीन नहीं खाना चाहिए कि हमको जिम वाली बॉडी बनानी है। हमारी सेल्स के लिए टूट फूट की मरम्मत को ठीक करने में प्रोटीन काम आता है। अब नहीं चलेगा बेटा, ये आपने उस दिन नीचे गिरा दिया था ना, तोड़ दिया था, खराब हो गया। उधर देखो, आप देखो गुड़िया क्या कर रही है, श्रुति गुड़िया देखो खेल रही है ना, आप देखो तो इसको क्या खेलती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक ऐसी पिक्चर है जो आप लोगों को एक बहुत अच्छा ओवरव्यू देगी, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा खाना किस चीज के लिए जरूरी होता है। तो मैं भी थोड़ा डिटेल में ही आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि भाई मैं ये चाहती हूं कि जितना हो सके बच्चों को अच्छी चीजें डिलीवर करूं, जिससे कि ताकि वो थोड़े बहुत भी यदि आप अपनी बॉडी में सुधार कर पाए तो आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो पहला क्या बच्चा आपका, हेयर्स के लिए अच्छा होता है ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स और सैलमन। सैलमन एक फिश का नाम है, ठीक है, ये हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। दिमाग के लिए सैलमन जो फिश है, वॉलनट यानी कि आपके अखरोट वगैरह, टूना भी फिश है, और आपके क्या सार्डिनस, ये सारी चीजें जरूरी होती है किसके लिए, हमारे दिमाग के लिए अच्छी होती है। आईज के लिए जो भुट्टा होता है यानी मक्का, गाजर और अंडा बहुत अच्छा होता है। हमारी मसल्स के लिए केला, रेड मीट और अंडा। अंडा तो देखो ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा ही होता है अगर आप खाते हो तो। हमारी स्किन के लिए ग्रीन टी, आजकल आपने देखा है ना माचा टी, ग्रीन टी, ये बड़ा आपकी वीडियोस में और बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो सच में ये हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। सैल्मन, जो लोग मछली खाते हैं, आप कभी भी देखना जो लोग मछली वगैरह खाते हैं उनके ना ही तो बाल झड़ते हैं, ना हमारी तरह उनकी स्किन पर ब्लैक पिगमेंटेशन पड़ते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और ब्लूबेरीज यानी कि जामुन जिसको हम बोलते हैं, हमारे लंग्स के लिए ब्रोकली बहुत अच्छी है, ब्रूसेल्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड स्प्राउट्स जो हम लोग खाते हैं वो हमारी किसके लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, हार्ट के लिए आलू और टमाटर, आलू टमाटर हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा हमारे गट सिस्टम के लिए यानी कि एब्डोमिनल पार्ट के लिए दही बहुत अच्छी होती है, और जो क्रीम वाले सब्सटेंस बेरीज वगैरह होती हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये अच्छे होते हैं। कुल मिलाकर हमारे गट सिस्टम के लिए फाइबर रिच फूड, हर वो चीज जिसमें फाइबर है वो हमारे गट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। दही में वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, इसीलिए कभी भी देखना आपको लूज मोशन लगते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि दही चावल खाओ, दही केला खाओ, क्योंकि वो हमारे गट सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। हमारी हड्डियों के लिए आपका मिल्क, ठीक है, मिल्क बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा क्या भाई, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स में से यदि मैं आपको बात करूं तो ऑरेंज, देखो संतरा जो है उसको विटामिन सी तो होता ही है, लेकिन संतरा हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है, कैल्शियम के। देखो बेटा, मैं फिश नहीं खाती हूँ, मैं अंडा नहीं खाती हूँ, तो मुझे इन फिशेस की और नॉनवेज की उतनी नॉलेज है जितना किताबों में लिखा है ना। मैं उन लोगों में से ही हूँ कि जिनको अंडा देख के वोमिट आनी शुरू हो जाती है, तो ये दिक्कत मेरी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी को खाना है खाइए, कोई बात नहीं, है ना, अपनी चॉइस होती है सबकी। मतलब मैं पर्सनली मना करती हूँ कि यार ठीक है यार, एक जीव को क्यों अपनी बॉडी के लिए या उसके लिए मारना, है ना। ऐसा नहीं है कि सालमन के हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है, हमारे पास इन सब के ऑल्टरनेट हैं, बट लेकिन किताबों में क्या लिखा हुआ मिलेगा, किताबों में वेज और नॉन वेज हमेशा लिखे हुए मिलेंगे। तो ये जो बच्चा आपका संतरा होता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी में, ये काम करता है, ठीक है। चलिए, अब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रिया जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी। सबसे पहले हम खाना खाएंगे यानी इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, खाना पचेगा, फिर असाइमिलेशन कि भाई एनर्जी जाएगी सेल्स तक, और फिर एक्सक्रीशन यानी जो वेस्टेज होगा वो हमारी बॉडी बाहर निकाल देगी।
ठीक है, वो बच्चा हमारी बॉडी आपका बाहर निकाल देगी। चलिए मैम अभी जस्ट खाया हूं। हाँ भाई, जिसको खाना है वैलेंटपुर, बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरियाज होते हैं, ऐसे एरिया हैं जहां और कोई खाने का साधन नहीं है ना, जहां और कोई खाने का साधन नहीं है तो वो लोग खाते ही हैं फिर। बट मेरा अपना पर्सनली ये सोचना है कि अगर हमारे पास साधन है, भाई मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जहां गेहूं चावल दाल हर चीज अवेलेबल है, तो अवॉइड करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका, अगर मैं न्यूट्रिएंट की बात करूं तो न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को हम दो पार्ट में बच्चा आपका डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम आपका दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी वृहद पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। फंसा हुआ है ये, ठीक है, क्या बच्चा आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में वही तीन चीजें जो पिछली क्लास में बताई थी, CPL कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या बच्चा आपके विटामिन और मिनरल। क्या बच्चा आपके विटामिन और मिनरल होते हैं जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट में होते हैं। मतलब इनकी थोड़ी अमाउंट में जरूरत होती है हमारी बॉडी को, लेकिन ये इतने जरूरी हैं कि यदि आप नहीं खाओगे तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। तो CPL मेन है जो हमको खाने ही है डेली अपनी डाइट के अंदर। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इन तीनों से मिलकर बनने वाले आपके कंपाउंड है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं आपके क्या बच्चा, कार्बोहाइड्रेट। इनका रेशियो होता है अधिकतर, सब में नहीं देखो, लेकिन जो 90% आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है अधिकतर में। ओके, सभी में नहीं होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और हाइड्रेट मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम हाइड्रेट से हमको कितना, 4.2 कैलोरी बचा हमको आपकी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहां से शुरू होता है, तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहां से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। मुंह में क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करते हैं। हर दिन हमको कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, तो हर दिन हमको 350 से लेकर 400 ग्राम मिनिमम अमाउंट हमें खानी चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट 600 से 700 ग्राम हो सकती है एक एवरेज पर्सन के लिए। इसके लिए मतलब एवरेज वेट है, एवरेज हाइट है, लेकिन अगर किसी की हाइट ही 6.5 फीट है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। कोई बहुत हट्टा कट्टा मोटा है, तगड़ा है, तो फिर वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लेकिन मिनिमम हम सबको 350 से 400 ग्राम पर डे खाना चाहिए। हमारे मुंह के अंदर सलाइवा में टाइलिन या एमाइलेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो किसको तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करते हैं। देखो हालांकि दोनों एंजाइम अलग अलग है, लेकिन आपका एग्जामिनर ऐसे ही लिख कर देता है, वो इनको डिफरेंशिएट नहीं करता है। मैंने आपको बता दिया, पिछली क्लास में बताया था, दोनों अलग हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर ऐसे ही लिख कर देता है, स्लैश लगा कर दे देता है वो आपको। तो मुंह के अंदर एमाइलेज या टाइलिन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। बताया था ना, पार्शियली डाइजेस्ट। 75 बच्चा आपके 75% ये इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर आपका ये कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में तो खाना पूरी तरह से पचना ही पचना है, तो इसमें कौन हेल्प करता है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। जो भी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, अग्नाशय अपने में से एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करेगा और जो भी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है अब उसको पचा देगा, क्योंकि छोटी आंत के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाना है। छोटी आंत के बाद हमारी बॉडी में खाना नहीं पचता। समझ आया, समझ आया? क्लियर हुआ यहां तक? पांडा देखो देखो, पांडा क्या कर रहा है,
क्या किया पांडा ने? ओ पांडा मोटा हो गया, देखो। डॉक्टर आई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये केमिस्ट्री का भी मिक्स पार्ट होता है आपका। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मिलकर बने होते हैं सैकेराइड से। या तो शुगर लिखा हुआ आएगा या सैकेराइड लिखा आएगा, यानी छोटे छोटे सैकेराइड मिलकर हमारे शरीर में बड़े कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हमारे एग्जाम के हिसाब से दो ही कार्बोहाइड्रेट पूछे जाते हैं, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, लेकिन एक और होता है बीच में ओलिगोसैकेराइड, और इसी को किताब में आप लोगों को बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा डाइसैकेराइड। क्या लिखा हुआ मिलेगा बच्चा आपका? डाइसैकेराइड। हालांकि डाई और ओलिगो में अंतर होता है, बट मैं आपको किताबें और एग्जामिनर के हिसाब से चीजें बता रही हूँ, डिफरेंस भी आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो ये जो होती है ना चीजें छोटी छोटी की यार टीचर ने पढ़ाया तो सब था लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कम क्लियर था, ये वो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहां पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि एग्जामिनर इन चीजों में डिफरेंस नहीं करता, तो फिर बच्चा समझता है कि ये तो कुछ और पूछ लिया है ना। तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ कि एग्जामिनर इन चीजों में डिफरेंस नहीं करेगा, ये शब्द लिखे हुए मिल सकते हैं। क्लियर? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड आपका पॉलीसैकेराइड। और डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड हम लोग कंप्लीट करेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो मोनोसैकेराइड बहुत ही आपके आसान है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यानी जिनमें एक ही शुगर यूनिट होती है, जिनमें एक ही शुगर यूनिट होती है उनको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। डाइसैकेराइड जहां दो शुगर यूनिट हो या दो सैकेराइड जो मिलकर आपका एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इनके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि माल्टोज किस तरह का आपका सैकेराइड है। तो माल्टोज आपका डाइसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एग्जामिनर के तीन ही फेवरेट है, वो जो आपसे पूछता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ होता है? पौधों में पाया जाता है, सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन में ही चेंज होती है, तो ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। और स्टार्च भी प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि आलू, जैसे कि क्या बच्चा आपका आलू। तो ये याद रखेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बार बार रिपीटेडली मैं बार बार बोल रही हूं, पूछेगा इनमें से कौन सा मोनो है, डाई है और पोली है। आजकल मैच करने वाले ऑप्शन बहुत ज्यादा दे रहा है आपका एग्जामिनर। चलिए, मोनोसैकेराइड बहुत सिंपल है, जिसमें सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड होते हैं। सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट यही होते हैं। कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सबसे छोटे सैकेराइड हैं या मोनोसैकेराइड हैं उनमें कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। चलिए, दूसरे क्या है बच्चा? अगर मान लीजिए कार्बन 3 है तो इनके केमिकल नेम बाय चांस पूछ लिए, तो कार्बन अगर 3 है तो आप लिखोगे ट्रायोस शुगर, कार्बन 4 है तो टेट्रास, 5 वाला याद है ना, डीएनए में बताया था पेंटोस शुगर, कार्बन 5 तो पेंटोस शुगर, कार्बन 6 तो हेक्सोस शुगर बन जाता है, कार्बन 7 तो हेप्टोस। अब ओज और एज ऑलरेडी बता चुकी हूं कि अगर किसी शब्द के पीछे ओएससी लगा दिखाई दे तो कार्बोहाइड्रेट है, एएससी लगा दिखाई दे तो एंजाइम। जैसे माल्टोज ओएसई लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो कार्बोहाइड्रेट है, और अगर लिखा हो माल्टेज, पूछ ले इनमें अंतर बताओ, या पूछ ले इनमें से कौन सा एंजाइम है, तो अगर तुम ये ट्रिक नहीं याद करके गए हो तो उल्टा लगा के आओगे, तो डेफिनेटली आप लोग उल्टा लगा के आओगे। चलिए, अब इनके एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है बच्चा आपका? ग्लूकोज। पहला क्या है बच्चा आपका? ग्लूकोज। C6H12O6 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। इसी को हम ब्लड शुगर, रुधिर शर्करा इसी को कहा जाता है।
यानी हमारे शरीर में रुधिर शर्करा, हमारे शरीर में जो डायबिटीज करने का कारण है वो यही ग्लूकोज होता है, जो आगे चलकर डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है। आज ही थोड़ी क्लास होनी है, कल भी होनी है ना यही। बस अभी ये देखिए कि ब्लड शुगर किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को ही हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज भी हमारे शरीर में ब्लड शुगर को इंक्रीज कर सकती है, हमारे शरीर में शुगर की वैल्यू को डायबिटीज हमें कर सकती है, लेकिन ज्यादातर यही करेगी। ओके, एक्टिव ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, दोनों में अंतर होता है एक्टिव ग्रुप का। यहां जो एक्टिव ग्रुप है, जो सक्रिय समूह है, यहां जो एक्टिव ग्रुप है यानी जो सक्रिय समूह है वो क्या है बच्चा, आपका एल्डिहाइड होता है। वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। बताओ इससे ज्यादा डिटेल में क्या ही पूछेगा। नंबर 2 पर आता है फ्रक्टोज, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसको हम लोग फ्रूट शुगर, फल शर्करा बोलते हैं, इसको फल शर्करा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अधिकतर जितने भी मीठे आपके फ्रूट होते हैं उन सभी में फ्रक्टोज पाया जाता है, उन सभी में फ्रक्टोज। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को मना करा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपको फल और जूस में से क्या खाना है, तो आप हमेशा आंसर दें कि मुझे फल खाने हैं, जूस नहीं पीना। क्योंकि अगर तुमने फल खाया है तो उसमें फाइबर भी बॉडी के अंदर गया है, जो फ्रक्टोज को इजीली डिसॉल्व होने में हेल्प करेगा, गट सिस्टम के लिए अच्छा है। लेकिन अगर तुमने जूस पिया है ना, अगर तुमने जूस पिया है तो जब बच्चा आप जूस पीते हो तो जूस पीते समय क्या होता है, आपने फाइबर को अलग कर दिया और जो उसका लिक्विड है, जो उसका वाटर कंटेंट है, उसमें फ्रक्टोज भर भर के होता है। तो आप जब डायरेक्ट जूस पीते हो तो वो बहुत तेजी से हमारे ब्लड में डिसॉल्व होता है और फ्रक्टोज वैल्यू को बढ़ा देता है। तो अगर जूस और फ्रूट में से कोई एक चीज चूज करनी हो तो हमेशा फ्रूट हमें खाने चाहिए, अगर आपकी हेल्दी और ठीक ठाक कंडीशन है। ऐसी कंडीशन नहीं है कि भाई मतलब कुछ ज्यादा दिक्कत है ना, कि भाई खाया पिया ही नहीं जा रहा है, जूस के फॉर्म में ही खाना जा रहा है, वो अलग चीज है। ओके, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बच्चा आपका क्या अंतर होता है, तो मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि ग्लूकोज और पिछली स्लाइड में भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर है एक्टिव ग्रुप का। वहां एल्डिहाइड था और यहां एक्टिव ग्रुप है कीटोन। यहां एक्टिव ग्रुप क्या है बच्चा, आपका कीटोन है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। लाइट तोड़ दी ना बेटा आपने, फिर से लाइट तोड़ी ना, अब पिटी होएगी, अब पिटी होएगी आपकी, आपने लाइट तोड़ी है ना। चुप बैठो, पीछे पीछे होके चुप बैठो एकदम। लाइट तोड़ी है ना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्या, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज मैंने आपको अभी बताया था कि डाइसैकेराइड में काउंट होगा। तो ये किससे बच्चा, आपके बेसिकली जो गैलेक्टोज है वो लैक्टोज के आपके, सॉरी गैलेक्टोज आपका मोनोसैकेराइड है, इसको नंबर 3 लिख देती हूँ, सॉरी भाई। ये लैक्टोज के टूटने से बनता है, ठीक है। लैक्टोज के टूटने से क्या बनते हैं बच्चा, आपके गैलेक्टोज बनते हैं, टूटने से बनता है, टूटने से बनता है। एक्टिव ग्रुप है क्या बच्चा, आपका एल्डिहाइड। एक्टिव ग्रुप क्या है बच्चा, यहां पर आपका एल्डिहाइड है। जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उन सभी में गैलेक्टोज पाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली लैक्टोज से बना है तो मिल्क प्रोडक्ट में होगा ही। चुकंदर के अंदर आपका गैलेक्टोज होता है, थोड़ा बहुत बादाम के अंदर भी पाया जाता है। तुरंत ऊर्जा देने वाला आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। क्यों तुरंत ऊर्जा क्यों देगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड जितने भी होते हैं ये सबसे पहले और इजीली हमारी बॉडी में डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए हमको तुरंत ऊर्जा मिलती है। नहीं बुक है बेटा, साइंस की किताब है आपकी,
आप एप्लीकेशन पर देखिए, साइंस बुक के नाम से सर ने ऑलरेडी किताब निकाली हुई है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में अंतर सुनिए। देखिए डाइसैकेराइड बहुत सिंपल है, दो मोनोसैकेराइड मिले और एक नया कार्बोहाइड्रेट बनाया जिसको डाइसैकेराइड बोल दिया। लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही आते हैं डाइसैकेराइड। अगर 2 यूनिट आपके शुगर के मिले हैं तो डाइसैकेराइड, 3 शुगर यूनिट है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, यानी ये हम कहां तक ऐड कर सकते हैं? 9 सैकेराइड यूनिट तक। डाई में तो सिर्फ 2 ही जोड़े थे। ओलिगोसैकेराइड अगर आपने 1 से अधिक सैकेराइड को ऐड किया है, 1 से अधिक मतलब 2 हो गए, यानी 2 से लेकर 9 तक, याद रखेंगे 10 नहीं इंक्लूड होता इसमें, 10 उसमें आ जाता है पॉलीसैकेराइड में। 2 से लेकर 9 तक यदि आपने सैकेराइड को जोड़ कर एक नए कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं तो उन्हीं को ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ओलिगोसैकेराइड का ही टाइप एक होता है डाइसैकेराइड। बस ये अंतर होता है, लेकिन आपका एग्जामिनर इस अंतर को मानता नहीं है। चलिए अब अभी मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज, लैक्टोज किस में आएगा? डाई में आएगा। अब डाई में है तो ओलिगो में भी आएगा, तो डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड में आएगा लैक्टोज। मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22O11। याद ना हो, टेंशन नहीं लेनी है, कभी पूछे जाते थे 8-9 साल पहले, अभी नहीं पूछता है। लैक्टोज जो है बच्चा, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जुड़ने से बनता है। दूध के अंदर जो आपका बेसिकली पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि दूध के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, इसीलिए हम इसको दूध शर्करा या मिल्क शुगर बोलते हैं। इसीलिए हम इसको दूध शर्करा या मिल्क शुगर बोलते हैं। दूसरा है माल्टोज। माल्टोज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वही अंतर है कि यहां पर ये बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से और ये बनता है 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल से, तो ऑब्वियसली एक्टिव ग्रुप भी अलग हो जाएंगे, बट पूछा नहीं जाएगा उतना डिटेल में। माल्टोज 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल से मिलकर माल्टोज, जो चावल की मांड मैंने बताई थी उसके अंदर पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं अधिकतर सभी में हमारा माल्टोज देखा जाता है। लैक्टोज के लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लैक्टोज है या जो दूध होता है उसमें जो लैक्टोज है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस पर अटैक करते हैं। दूध से दही कैसे बनती है? दूध से दही कैसे बनती है? तो इस लैक्टोज पर जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो ये लैक्टिक एसिड में आपका चेंज हो जाएगा, फर्मेंटेड होता है बेसिकली, है ना, फर्मेंटेशन होता है यहाँ पर आपका, जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड जो दही के अंदर पाया जाता है ज्यादा, उसमें चेंज हो जाता है। सिंपल मैकेनिज्म है। अब आपने अगर कभी भी दूध जमाया होगा, दूध को दही बनाया होगा, तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है ना। फ्रिज से अगर आप बाहर दूध निकालो, उसमें अगर थोड़ी सी दही डाल दो, मट्ठा डाल दो, वो दही नहीं बनेगा, हमें उसे गर्म करना पड़ता है। ज्यादा गर्म हो गया तो भी दही नहीं बनेगा, ज्यादा ठंडा है तो भी दही नहीं बनेगा। खेल होता है सारा इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। और गर्मियों में तो आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, दूध, मेरा भी अभी नीचे बाहर गैस पे ही रखा है दूध, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भाई, बोलते बोलते याद आ गया ना कि मेरा भी फ्रिज के बाहर है, बट आज मौसम ठीक है, खराब नहीं होगा। लेकिन अगर गर्मी है और हमने समय से दूध को फ्रिज में नहीं रखा तो हम कुछ समय बाद खटास उसमें से आने लगती है, हमको टेस्ट खराब हो जाता है दूध का। और अगर थोड़ी देर और छोड़ दो 2 घंटे, तो वो बिना दही डाले उसमें दही बन जाएगा। क्यों, कैसे होता है वो? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक फिक्स टेम्परेचर पर ही खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही इन्हें वो तापमान मिला जो इनके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ये उसमें फैलते जाएंगे और दूध को दही बना देंगे। सेम कंडीशन वो होती है जब हम दही जमाते हैं, है ना। दही जमाने के लिए भी यही प्रोसेस होता है कि ऑलरेडी उसमें है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने दही ऐड की तो उसमें ज्यादा है। अब जब एक संख्या में ज्यादा चीज कोई एंटर कर गई तो वो क्या करेगी, अपनी संख्या को और बढ़ाएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो है ही उतना जितना उसको चाहिए, तो वो धीरे धीरे रिप्रोड्यूस होंगे और किसमें, दूध को दही में बदल देंगे। ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकडाउन का मतलब होता है बेटा किसी चीज का टूटना। मैं हिंदी में भी लिख चुकी हूं वैसे, टूटना। हो गया कलर? दिखाओ कौन सा कलर किया है आपने, दिखाऊं मैं कैमरे पे दिखाऊंगी, फिर आपने कुछ नहीं किया, आपने तो कुछ भी नहीं किया। सर्कल भी देखो, ऐसा ही है सर्कल,
ये किए थे? नहीं, अभी सर्कल को पूरा कलर करके दिखाओ, फिर मैं ऐसे दिखाऊंगी कैमरे में, बच्चों को दिखाऊंगी फिर मैं, फिर बच्चे भी करेंगे कलर, ठीक है? चलो करके दिखाओ पूरा कलर। ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन आ गई। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड चलाओ, राइट हैंड से। भाई हमें लगता है हमारा लड़का, बोलते हैं ना कि खैबा बनेगा, है ना, हमारे यहाँ खैबा ही बोलते हैं भाई, जो उल्टे हाथ से लिखते हैं ना, तो मुझे वही लग रहा है, इसको हम बहुत बोलते हैं राइट हैंड, राइट हैंड, इसका स्टार्टिंग से लेफ्ट हैंड ही चलता है, ठीक है? चलो समझ में आया। नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था डिटेल में, जो बच्चा आपके पॉलीसैकेराइड है, ये बेसिकली क्या होता है बच्चा, आपके स्टोरेज के फॉर्म में पाए जाते हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं। 3 एग्जांपल लिखवा दिए हैं, जो वो मोनो, डाई और पॉली वाली आपकी एक स्लाइड है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके लिए। स्टोरेज के फॉर्म में हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जो हम चावल खाते हैं, जैसे चावल, आलू, मक्का, इन सब में स्टार्च होता है, तो ये भी देखो स्टोरेज के फॉर्म में है ना, उन सभी के अंदर ये आपका स्टोर है, ओके? इन्यूलिन, इन्यूलिन भी एक पॉलीसैकेराइड ही है। इन्यूलिन आपका एक पॉलीसैकेराइड ही है बच्चा, जो पौधे में पाया जाता है, और किसमें? डहलिया के पौधे में, डहलिया के पौधे में ये पाया जाता है। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने ऐड कर दिया है। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपका किस किस के अंदर, भाई हमारी जो सेल वॉल होती हैं हर प्लांट के अंदर, उन सभी में सेल्यूलोज होता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्म में सबसे ज्यादा, यानी कि संरचनात्मक रूप में पौधों के अंदर सबसे ज्यादा सेल्यूलोज ही पाया जाता है। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये भी याद रखेंगे भाई। हमारे मुकाबले पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, और पेड़ पौधों के अंदर सेल्यूलोज है। कुछ लोग बोलते हैं मैम और अपने से मिल्क फट जाता है क्यों? वही तो बताया सनी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कुछ लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड वाले ज्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, पता नहीं भाई, मतलब साइंस तो इस चीज को नहीं मानती है। बस ये होता है कि हमारे दिमाग में क्रॉस वायरिंग होती है, कि अगर मैं राइट हैंड से लिखती हूँ तो मेरा लेफ्ट वाला काम करेगा दिमाग, और अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ तो मेरा राइट वाला दिमाग काम करेगा। और ये थोड़ा सा होता है कि जो राइट वाला जो हमारा माइंड होता है ना, वो थोड़ा सा आपका ज्यादा मतलब इनोवेटिव, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू लेफ्ट के। बस इतना तो जरूर, मतलब मैं मेडिकल साइंस में जानती हूँ, बाकी ज्यादा तो कुछ नहीं है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किससे बने होते हैं? आपके ग्लूकोज, छोटे छोटे ग्लूकोज मिलकर, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनता है। स्टार्च आपके अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। इन्यूलिन फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, क्योंकि सब पॉलीसैकेराइड है तो बताना पड़ेगा ना। सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज से मिलते हैं। सेल्यूलोज जो है बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। छोटे छोटे बीटा ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपके सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक टर्म पूछा जाता है काइटिन, कि काइटिन किसकी बनी होती है? तो आप आंसर लगाएंगे नाग। नाग की आपकी काइटिन बनी होती है। कैसे बनी होती है? कि ये नाग क्या है भाई? काइटिन में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं सेल वाले चैप्टर में। जो बच्चे नए हैं प्लीज रिवाइज कर लेंगे। नाग की फुल फॉर्म होती है एन एसिटिल ग्लूकासोमाइड। बाई चांस इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, या काइटिन में इनमें से क्या पाया जाता है ये पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। बेटा ये टूट गया ना, तो फिर आपको और नहीं है अवेलेबल, जितना गुस्सा और नखरा आप दिखा रहे हो। शांति में बैठो, दीदी स्कूल से आके मारेगी, नहीं तो पिट्टी करेगी दीदी। हो गई हेलो बच्चों? देख रहे हो माइक निकाल लिया है इसने, और माइक निकाल के कह रहा है ऐसे मुंह पे लगा के हेलो बच्चों। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? स्यूक्रोज। तो स्यूक्रोज किससे मिलकर बनता है? जो आपके गुड़ में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए हम इसको टेबल शुगर और हनी शुगर यानी कि हनी शर्करा या शहद शर्करा
या शहद शर्करा हम लोग किसको बोलते हैं? तो मैम हम लोग शहद शर्करा बोलते हैं किसको? सुक्रोज को। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ये आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। जो आपने से फटाफट है, जो अपने से फटा है उसका टेस्ट अलग होता है, और जो हम खुद से मिल्क फाड़ते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। सारा खेल सनी आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का होता है, जो अपने से खुद फटा है। अगर आप उसको टेस्ट मतलब अगर उसको आप पनीर बनाना चाहते हो तो आप उसको छान लीजिए अलग और पनीर के रूप में यूज करिए, सेम ही टेस्ट आएगा आपका। और जो आपने खुद से फाड़ा है तो उसके अंदर आपने एक अमाउंट डाली है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की, जिसने उसको जल्दी फाड़ दिया है। गर्म करते हो आप लोग तो जैसे दही को भी गर्म करते हैं तो फट जाएगी, पानी उसमें से अलग निकल जाएगा। दही को गर्म करके देखना, पानी उसमें से अलग निकल जाएगा, पनीर के रूप में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप पनीर बना रहे हो तो उसका टेस्ट अलग है। दूध के अंदर तुमने सिरका डाल दिया, पनीर बन जाएगा। टाटरी डाल दी, पनीर बन जाएगा आपका, है ना। यही प्रोसेस होते हैं घर में पनीर बनाने का। नींबू डाल दिया, पनीर बन जाएगा। लेकिन नींबू के बने हुए पनीर का टेस्ट अलग होता है, सिरके का अलग होता है, और टाटरी से बने हुए पनीर का टेस्ट अलग होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि किसके अंदर कितना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनेगा। थोड़ा सा नींबू और ये सारी चीजें केमिकल अपना टेस्ट छोड़ते हैं। नींबू सिट्रिक एसिड का टेस्ट छोड़ देता है, सिरका एसिटिक एसिड का टेस्ट छोड़ देता है, टाटरी अपना टेस्ट छोड़ देती है उसके अंदर, है ना। तो ये सारा आपका खेल होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। जैसे ही पता है कि दूध जब खट्टा होना शुरू होता है, सबसे गंदा टेस्ट वही होता है ना, कि बिल्कुल अभी जस्ट एकदम खट्टा होना शुरू होता है, उल्टी कर दो अभी, ऐसे गंदे वाला टेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जस्ट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करना शुरू किया है उसमें, है ना। तो वो थोड़ा सा टेस्ट को बदलेगा। दूसरा, अगर वो खुद से फटा है या खुद से दही बनी है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की एक लिमिट होती है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं बनेगा, तुम उस दूध को रखा छोड़ दो, फिर उसमें फंगस जैसी लगनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अब रिप्रोड्यूस नहीं होगा, अब वो फर्मेंटेशन में चेंज होना शुरू होगा। क्या हुआ? कैमरे पे मैंने दिखा दिया ना अभी तेरे को। बच्चों को ऐसे मजाक बनाएंगे बच्चे, कच्छे में घूम रहा है। ये देखो गुड़िया कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से नहा धो के साफ बैठी है ना एकदम, कितने अच्छे कपड़े पहन के। ठीक है, चलो समझ में आया भाई। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन मैं आपको कल की क्लास में शुरू करूंगी। प्रोटीन और फैट वैल्यू हम लोग कल आपका कंप्लीट करेंगे। शुगर लेवल कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्यों शुगर बनती है ना, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, क्या खाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बीपी की वैल्यू क्या होती है, कैसे बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको बच्चा हम लोग आपका कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसको हम लोग आपका कल कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कोई डाउट है बच्चा तो बताइए। अगर यहां तक कोई डाउट है बच्चा तो बताइए। यहां तक कोई डाउट है बच्चा तो बताइए। देखो उसने छोटी गुड़िया को बांध दिया है, मैं भी आपको ऐसे ही बांधूंगी अब। देखो रस्सी से बांध दिया ना उसने अपने घर में, छोटी गुड़िया को परेशान कर रही थी। अब देखो मैं भी आपको ऐसे ही बांध दूं, बांध दूं मैं भी आपको ऐसे ही रस्सी से। फिर अपना ना इतना बड़ा पता है तेरे को कि ना, देखो छोटी गुड़िया को पनिशमेंट दे रहा है वो। खुद ही साइकिल पे आ गई, सब पता है ना। चलिए, गुड़िया क्या है भाई, ये गुड़िया को एक छोटी सी गुड़िया वाला ना एक वो है कार्टून है जिसको ये देखता है नहीं है एक्चुअली, है ना। मैंने बच्चों को स्क्रीन टाइम से बहुत दूर रखा है, बट अभी थोड़ी सी मजबूरी है कि भाई जिस मेड के साथ में ये खेलता है तो वो थोड़ा छुट्टी पे चली गई है। अब वो बेचारी 1-1.5 साल से आ रही थी, है ना, 1 साल हो गया है उसको आते हुए। तो उसने कहा कि भाभी मैंने आज तक आपसे छुट्टी नहीं ली है, कोई मुझे छुट्टी दे दो, मेरी बहन की शादी है, थोड़ी ज़्यादा छुट्टी दे दो। तो बस इस वजह से उसने बेचारी ने अब रिक्वेस्ट करा, तो उसको भाई देखो मना भी नहीं कर सकते ना, अब शादी है घर में तो कैसे तुम उसको बोलोगे। तो वो छुट्टी पे है, तो इसीलिए अगले 2-4 दिन ये आपको क्लास में यहीं बैठा मिलेगा।
है ना। हाँ, निक्कर में घूम रहा है मुबारक जी, बच्चे को मैं ऐसे निक्कर में उठा के गोदी में उठा के, है ना, क्लास लूंगी। वो यहाँ आते ही ना इस बोर्ड पे तहलका मचा देगा, ये एकदम इसको बोर्ड से दूर रखना होता है। बहुत अच्छा लगता है इसको यहाँ ऐसे पेन चलाना, ड्राइंग करना। नो टच नहीं। चलिए, कोई डाउट है तो बच्चे पूछो एक बार, नहीं तो भाई फिर मैं क्लास को एंड कर देती हूँ। ठीक है, फिर बच्चा मैं आपकी क्लास को नहीं तो एंड कर देती हूँ। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है भाई, तो फिर मैं आप लोगों की पीपीटी रेडी कर लेती हूँ तब तक। ठीक है भाई, तो चलिए भाई आप लोगों का सेशन हम लोग एंड करते हैं। और जिनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, प्लीज घर पे थोड़ी मेहनत करने की आदत डालिए, थोड़ी सी आप लोग मेहनत कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।